फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आप सभी लोगों का बच्चा एजुटेक में स्वागत करता हूं। और चलो आगे आगे बढ़ते हैं हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स के अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि कहीं तो भी शेप ऑफ वेसल डज नॉट अफेक्ट प्रेशर। हमने लास्ट लेक्चर में एक न्यूमेरिकल लिया था जिसमें हमने एक वर्टिकल वेसल लिया, और वर्टिकल वेसल में जो ऊपर प्रेशर था वो P1 था, नीचे के साइड पे जो प्रेशर आया था P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो GH। फिर हमने उस वेसल का शेप थोड़ा सा चेंज कर दिया था, और शेप चेंज करने के बाद भी प्रेशर बॉटम लेवल पर जो प्रेशर था वो नहीं बदला। इससे हमें दो बातें यहाँ पर मालूम पड़ती हैं। पहली बात, पहला कंक्लूजन ये निकलता है, पहला कंक्लूजन जो है इसका ये निकलता है कि शेप ऑफ वेसल does not affects pressure। प्रेशर पर कोई इफेक्ट शेप ऑफ वेसल का नहीं होता। और दूसरा कंक्लूजन इसका ये निकलता है, प्रेशर is depend upon height of liquid column। लिक्विड कॉलम के हाइट पर यहां पर प्रेशर की वैल्यू डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा हाइट होगी प्रेशर उतना ज्यादा होगा बॉटम पर। ये वाली चीज कहीं तो भी हमको बहुत अच्छे से समझ में आती है, और मैं आप लोगों को ये चीज बिल्कुल अच्छे से बता दूं कि शेप ऑफ वेसल डजंट अफेक्ट प्रेशर। इसी चीज को हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स ऐसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। नाम याद रखना, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, चलो। तो ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के बेस पर एक क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन ऐसा होता है, देखो सुन लो, समझ लो। ऐसा क्वेश्चन आता है जेईई में कि मान लो एक ऐसा वेसल है ना, मान लीजिए कि एक ऐसा वेसल है, ठीक है, ये ऐसा वेसल है, इसके अंदर इस लेवल पर एक लिक्विड है, ठीक है, इस लेवल पर एक लिक्विड है, और यहां पर एक और वेसल है जिसका शेप अलग है, बेस एरिया दोनों का सेम है, लेवल ऑफ लिक्विड दोनों की सेम है, लेवल ऑफ लिक्विड हाइट सेम है, बेस एरिया सेम है, शेप अलग अलग है। चलो ठीक है, ये दूसरी बात हमको यहां पर दी हुई है। सो दिस इज वेसल नंबर 1, दिस इज वेसल नंबर 2, एंड नाउ वेसल नंबर 3 कुछ इस तरह से है, इसका शेप कुछ इस तरह से है। ये वेसल नंबर 3 है, इसका भी बेस एरिया सेम है, इसमें भी लिक्विड की लेवल, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम सेम है। ठीक है, सब लोग ध्यान से समझेंगे, इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कि 3 वेसल्स यहाँ पर हम लोगों को दिए हुए हैं, और इन 3 वेसल्स में यहाँ पर हमको एक समझ में आ रहा है कि यहाँ कहीं तो भी ये वाली जो लेवल, मतलब ये वाली जो वेसल है, ये वाली जो वेसल है, और ये वाली जो वेसल है, तीनों वेसल्स में हम लोग एक बात समझ रहे हैं कि लेवल ऑफ लिक्विड जो है वो एकदम एक जैसी है, यानी कि हाइट जो है तीनों की केसेस में सेम है, और बेस एरिया भी सबके सेम है। लेकिन हर एक वेसल का जो शेप है वो अलग अलग है। तो बड़ा ऑब्वियस हम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि अगर शेप ऑफ वेसल अलग अलग है तो वॉल्यूम भी अलग अलग होना चाहिए। हमें सवाल क्या पूछा गया? सवाल यह पूछा गया कि यहां इन तीनों केसेस में प्रेशर कहां ज्यादा कम होगा, यानी कि 4 ऑप्शंस आपको दिए गए। ऑप्शन नंबर ए
pressure 1 is greater than pressure in second is greater than pressure in third. Option B, pressure in first is equal to pressure in third but greater than pressure number second. उसके बाद ऑप्शन सी है प्रेशर 1 इक्वल टू प्रेशर 2 इक्वल टू प्रेशर 3 एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। ऐसा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था आप सभी लोगों को। बहुत सारे लोगों ने मेरे आंसर देने के पहले ही अभी आंसर दे दिया होगा, तो बहुत अच्छी बात है। यहां आपका आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन, प्रेशर नंबर 1 इज इक्वल टू प्रेशर नंबर 2 इज इक्वल टू प्रेशर नंबर 3। क्या कारण होगा? क्या कारण होगा? सर ऐसे नहीं हो सकता, हम तो कहीं तो भी ऑब्जर्वेशन में है कि यहां पे ज्यादा लिक्विड है, वॉल्यूम ज्यादा है, यहां पर वॉल्यूम इससे कम है और इससे भी कम यहां है, तो मुझे तो ये लगता है कि कहीं तो भी सबसे कम प्रेशर इसमें होना चाहिए और सबसे ज्यादा प्रेशर इसमें होना चाहिए। और लॉजिकली वॉल्यूम के माध्यम से बहुत सारे लोग इसका आंसर ऐसा दे देते हैं ए ऑप्शन। लेकिन 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 यहां कहीं तो भी आंसर ये वाला है। क्या कारण है? कारण है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, शेप ऑफ वेसल डजंट अफेक्ट प्रेशर। प्रेशर के ऊपर वेसल के शेप का कोई इफेक्ट नहीं होता। सर बस आप स्टेटमेंट पढ़ के बता दोगे कि हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स इसका रीजन है तो बात नहीं बनेगी, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो चलो लोग आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। ये ऑप्शंस मैं यहां से निकाल देता हूं। हम जानते हैं कि आंसर है P1 = P2 = P3। तो चलो एक काम करते हैं, वो ये कि कहीं तो भी इसका थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं। देख भाई ध्यान से देख, बहुत अच्छे से समझ ले। यहां कहीं तो भी पहले वाले इसमें ज्यादा लिक्विड है, एकदम जनरल लैंग्वेज में, अपनी हिंदी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, बहुत ज्यादा ऐसे फिजिकल लैंग्वेज में नहीं जा रहा है ना, फिजिक्स की लैंग्वेज में नहीं जा रहा हूं मैं। कहीं तो भी किस बारे में बता रहा हूं? तो यहां ये बता रहा हूं कि मान लो एग्जांपल के तौर पे इसके अंदर इस लिक्विड कॉलम की वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर है, यहां पर मैं इसको इसके ऊपर अगर रख दूं तो ये ऐसा दिखेगा। देखो, क्योंकि बेस एरिया सेम है और हाइट भी सेम है, ये ऐसे दिखाई देगा। ध्यान से देखो, ऐसा दिखाई देगा। इसको अगर इसके ऊपर रख दिया जाए तो इतना, यानी मैं क्या बोलना चाहता हूं? बोलना चाहता हूं कि ये एक्स्ट्रा का वो लिक्विड है जिसकी वजह से हमको लगता है कि प्रेशर ज्यादा है। ये है वो जिसकी वजह से वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। लेकिन ध्यान दो, ये वाला जो इंक्लाइन सरफेस है, ये वाला जो इंक्लाइन सरफेस है, लिक्विड इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, अगेंस्ट में एक नॉर्मल रिएक्शन इधर की साइड आएगी। यहां पर और यहां पर दोनों केसेस में कहीं तो भी लिक्विड जो है वो उस वॉल के ऊपर अपना वेट दे रहा है, ये लिक्विड इधर वॉल के ऊपर अपना वेट दे रहा है, तो वॉल अगेंस्ट में ऐसा इंक्लाइन रिएक्शन यहां पर दे रही है। वॉल अगर इंक्लाइन रिएक्शन दे रही है, हम जानते हैं कि फिजिक्स में हमको इंक्लाइन फोर्सेस नहीं चलते तो हम क्या करते हैं? 11th स्टैंडर्ड में हमने सीखा है कि जब इंक्लाइन फोर्सेस होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उसे रिजॉल्व करते हैं। कितने कंपोनेंट में? 2 कंपोनेंट में। कौन से कंपोनेंट? एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये दोनों रिएक्शन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है इसके, ये वर्टिकल कंपोनेंट्स इसको ऊपर के साइड मेंटेन करते हैं। उसी वजह से इस एक्स्ट्रा लिक्विड का प्रेशर की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता। बात समझ में आई क्या? देखो एक बार फिर से, रिएक्शन इस डायरेक्शन में, रिएक्शंस इस डायरेक्शन में है ना, ये देखो रिएक्शंस इस डायरेक्शन में है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इस बात को ध्यान रखेंगे। और इस इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व कर दिया 2 कंपोनेंट्स में। ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाले जो कि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये वाला कंपोनेंट जो है, ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं
कंपोनेंट्स हैं जो ऊपर के साइड इस थ्रस्ट को बैलेंस करेंगे। यानी कि कुछ फोर्स ऊपर के साइड जा रहा है, हमारा प्रेशर नीचे आ रहा है, अल्टीमेटली वैल्यू जितनी इसमें है उतनी ही इसमें आएगी। यहां के केस में ये दोनों एकदम पैरेलल है, तो यहां से एक रिएक्शन आएगा, यहां से एक रिएक्शन आएगा और यहां से दूसरा रिएक्शन आएगा। दोनों रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहां पर जितना कॉलम का प्रेशर है उतना ही प्रेशर रहेगा। लेकिन इसकी केस में क्या, फिर से देखो, फिर से समझो। मान लीजिए इसको हम इसके ऊपर रख दें, तो सवाल ये है कि अब इसको इसके ऊपर रखने के बाद ये ऐसा हो जाता है, क्योंकि बेसिकली दोनों के सेम है। यानी कि अगर यहां पर और यहां पर लिक्विड नहीं है, अगर उतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कम है, तो हमें ये चीज कहीं तो भी दिमाग में लेनी चाहिए, या हमें ऐसे लगता है कि अगर यहां और यहां लिक्विड नहीं है तो प्रेशर वहां पे कम आना चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसा लिख देते हैं कि प्रेशर इन वन इज ग्रेटर देन प्रेशर इन सेकंड इज ग्रेटर देन प्रेशर इन थर्ड। लेकिन बात समझ में आई क्या? ये चीज गलत है। क्यों गलत है? यहां तो हमको दिख रहा है सर वॉल्यूम कम है, लेकिन वॉल्यूम कम भी होगा तो वॉल इस बार लिक्विड पे प्रेशर लगा रही है, वॉल इस बार लिक्विड पे प्रेशर लगा रही है। रिएक्शन अभी इस डायरेक्शन में है, रिएक्शन इस डायरेक्शन में है, रिएक्शन इस डायरेक्शन में है। यानी कि अगर ये वॉल ऐसी है तो रिएक्शंस ऐसे हैं, और रिएक्शन अगर ऐसे हैं तो फिर से रिएक्शन इंक्लाइन है, और फिजिक्स में हमें इंक्लाइन फोर्सेस नहीं चलते। अगर हमें इंक्लाइन फोर्सेस नहीं चलते तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व करना पड़ेगा। कितने कंपोनेंट? दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने क्या किया? एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। वर्टिकल कंपोनेंट वॉल्यूम कम होने के बावजूद भी प्रेशर के साथ साथ और थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, तो कम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होने के बावजूद भी प्रेशर की वैल्यू सेम है। ये बात यहाँ पर समझ में आ गई क्या? सब लोगों को ये वाली बात क्लियर हो गई है कि यहाँ और यहाँ वेसल का शेप बदलने के बावजूद भी प्रेशर पे इफेक्ट क्यों नहीं हुआ? ये है शेप ऑफ वेसल डजंट अफेक्ट प्रेशर, जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। सब लोगों को ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पर ये चीज कहीं तो भी कर पाए। हमने जो न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व किया था वो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से था कि वेसल को हमने जब ऐसा कंसिडर किया, जब इसका हाइट h था तब भी इसका प्रेशर जो है वो P1 प्लस रो GH था, और जब हमने इस वेसल का शेप बदल दिया और हमने इस वेसल का शेप ऐसा कर दिया था, याद होगा तो अगला पिछले लेक्चर, जिन लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो पहले पिछले वाले लेक्चर को देख लो, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ का प्रेशर P1, यहाँ का प्रेशर P2, शेप ऑफ वेसल बदलने के बावजूद भी हाइट सेम होने की वजह से P1 प्लस रो GH इतना ही होगा। इसकी केस में और उसकी केस में, दोनों की केसेस में हमको ये वाली वैल्यू सेम इसलिए मिली बिकॉज शेप ऑफ वेसल डजंट अफेक्ट प्रेशर। एक बात याद रखो, ये चीज वर्टिकल की केस में हो रही है, ठीक है ना? अगर हाइट सेम है, प्रेशर इज डिपेंड अपॉन हाइट ऑफ द लिक्विड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कर्व। कर्व कैसा है इसके ऊपर लिक्विड डिपेंड नहीं करता, लिक्विड का प्रेशर डिपेंड नहीं करता। समझ में आ गया सबको? तो ये था इन डेप्थ एंड इन डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला लॉ जो हमने 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में इसके बारे में कुछ छोटा सा बेसिक हमने सीखा हुआ है। हमारे टॉपिक का नाम है पास्कल्स लॉ। तो चलो अगला टॉपिक जिसका नाम है पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ को अच्छे से समझते हैं, ठीक से समझेंगे कि पास्कल्स लॉ क्या होता है। देखो चैप्टर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, हमें पूरा चैप्टर ठीक से पढ़ना है, और तो और रेफरेंस बुक्स में से हमें
बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन हमें डिफिकल्टी में चला जाता है, हमें लगता है कि मुझे ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो बच्चा एजुटेक के इस ऐप पर आप जरूर कमेंट करें, इस पर जरूर आप अपना मैसेज छोड़ें कि हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिफिकल्टी है, हम जरूर आपकी डिफिकल्टी सॉल्व करेंगे। एवरी टाइम वी आर रेडी टू सॉल्व योर डिफिकल्टीज। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक हमारा जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूं वो है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ, हम लोग पहले से बहुत सारे लोग पास्कल्स लॉ जानते होंगे, लेकिन सर हम जानते लेकिन बता नहीं पाएंगे। देखो मैं आपको जिस तरह से बता रहा हूं, पास्कल्स लॉ को उसी तरह से याद रखना बहुत अच्छा है, इजी भी है, समझना है। देखो पास्कल्स लॉ का सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट समझा दूं। प्रेशर अप्लाइड, प्रेशर अप्लाइड। देखो कभी भी जब एग्जाम में हमें ऐसे ये आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं या लॉज आते हैं लिखने के लिए, तो जब हमें लॉ याद मतलब यहाँ पर लिखने के लिए आते हैं तो हमें सबसे पहले उसके स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं। तो स्टेटमेंट कभी भी हमको याद होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको दूंगा ही, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन हमें यहाँ पर कहीं तो भी उनके स्टेटमेंट याद रहने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट ऐसा है, प्रेशर अप्लाइड इज continued, pressure applied is continued to transmit in liquid। देखो जो भी प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, समझाऊंगा मैं, आप स्टेटमेंट देख के डरना नहीं, ठीक है ना। देखो मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। प्रेशर अप्लाइड इज continued to transmit in liquid, इंपॉर्टेंट वर्ड है undiminished, undiminished बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रेशर अप्लाइड इज कंटिन्यूड टू ट्रांसमिट इन लिक्विड undiminished to its every point and to the wall of vessel। सर आपने ये रट्टा मारी है क्या? नहीं, मुझे मीनिंग पता चल गया ना तो मैं खुद ही बना लेता हूं। आपको भी मीनिंग पता चल जाएगा, आप भी बना लोगे। देखो मान लो कि मैं यहां पर एक वेसल ले लेता हूं, है ना, ये एक वेसल है, स्फेरिकल वेसल है, इसके अंदर लिक्विड है, ध्यान से देख, और जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो ध्यान से समझ लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तो बात बनेगी। ये देखो, ये एक स्फेरिकल वेसल है जिसके अंदर हमने लिक्विड ले लिया, इसके ऊपर यहां पर कहीं तो भी ये एक वॉल्व है ना, यहां पर एक वॉल्व है, ये एक वॉल्व है, यहां पर एक वॉल्व है ना, यहां पर एक वॉल्व है, ठीक है, और यहां एक वॉल्व है, ठीक है। अभी इस वॉल्व में यहां पर कहीं तो भी हमने एक प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस लगा दिया। प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस, देख ध्यान से देख भाई, ध्यान से देखो, ये प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है, यहाँ पर एक रीडिंग आने वाला है, ठीक है। यहाँ भी हमने एक प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस लगा दिया, ये देखो बड़े अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस लगाए हुए हैं, ये देखो, ये प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस, ये प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस लगे हुए हैं, और यहाँ का जो पिस्टन है, यहां से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, हम यहां पे प्रेशर अप्लाई करेंगे P1, और यहां P2, P3 और P4, ये प्रेशर के वैल्यूज हमें इनमें रीडिंग्स दिखेंगे। तो पास्कल्स ने जब यहां से जितना भी प्रेशर अप्लाई किया उतने ही प्रेशर की वैल्यू 1, 2 और 3 इन तीनों रीडिंग्स में देखने को मिली, यानी कि P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू P4, यानी ये क्या बोल रहा है, प्रेशर अप्लाइड इज कंटिन्यूड
कंटिन्यू टू ट्रांसमिट, देखो ट्रांसमिट हो गया यहां से यहाँ पे सब जगह प्रेशर ट्रांसमिट हो गया, प्रेशर अप्लाइड इज कंटिन्यू टू ट्रांसमिट इन लिक्विड अनडिमिनिश्ड, यानी कि यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां डिस्टेंस अलग अलग भी होगा, लेकिन प्रेशर को जाते वक्त उसने किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं दिखाया। हाँ, प्रेशर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पॉइंट एंड टू द वॉल ऑफ वेसल, यानी कि वॉल ऑफ वेसल हो या फिर यहाँ के कोई बीच में के पॉइंट्स आप कंसीडर कर लो, हर जगह पर प्रेशर एक जैसा गया। इसी को बोलते हैं पास्कल्स लॉ। सबको मीनिंग समझ में आ गया क्या? सबको मीनिंग समझ में आ गया? आसान है, बहुत इजी है। एक और वेसल कंसीडर करता हूं, देखो ध्यान से, देख ध्यान से भाई, बहुत अच्छे से समझो। एक और वेसल हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है? ये देखो, ये वेसल हमने कंसीडर कर लिया, उसके अंदर लिक्विड भी कंसीडर कर लिया। सर जरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं, हमको अच्छा लगता है, ये वाली बात बहुत अच्छी लगती है कि एक्सप्लेनेशन बड़ा डिटेल में होता है ना। चलो हम आगे भी आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे, आपका रिस्पांस इतना ही अच्छा होना चाहिए बच्चा एजुटेक के लिए, तो हम आपको जरूर बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देते रहेंगे। चलो देखो यहाँ पर एक और बार हमने वॉल्व बना लिया, वॉल्व VALVE, वॉल्व मतलब इनलेट्स या आउटलेट्स, ये वॉल्व बोलते हैं। फिजिक्स में लिक्विड की जो इनलेट्स और आउटलेट्स होते हैं उनको वॉल्व बोलते हैं, है ना। चलो तो यहाँ पर एक वॉल्व हमने यहाँ पे बना लिया, है ना। यहाँ पर भी एक वॉल्व बना लेता हूं मैं। अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं। यहाँ पर भी एक वॉल्व बन गया, ठीक है, ओके। यहाँ पर एक वॉल्व बन गया, यहाँ भी एक वॉल्व बनाते हैं। ठीक है, एक वॉल्व यहां भी बना लेते हैं। अच्छा सर, ये 4 वॉल्व बना लिए आपने, अच्छी बात है। अब सवाल ये है, आप समझ गए होंगे, देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा। 4 वॉल्व यहां पे बना लिए गए और एक बात हमको यहां पर समझ में आ गई, सर यहां के कंपैरिजन में यहां आपने चेंज ऐसे किया है कि यहां पर वॉल्व की साइजेस अलग अलग है ना। यहां का एरिया 1, यहां का एरिया 2, एरिया 3 और एरिया 4, अब एरिया अलग अलग है। सर तो क्या यहां पर भी हम पास्कल्स लॉ के हिसाब से अलग अलग प्रेशर है ऐसा बता पाएंगे? यस माय फ्रेंड, यस। अभी भी आप ये वाली बात यहां पे बोलोगे कि पास्कल्स लॉ अलग अलग प्रेशर नहीं, एक जैसा प्रेशर, यानी कि इस केस में भी प्रेशर अप्लाइड इन कंटिन्यू टू ट्रांसमिट इन लिक्विड अनडिमिनिश्ड ही होगा। नहीं सर नहीं, हमको पता ही नहीं, ये वाली बात तो बिल्कुल पसंद नहीं आई आपकी। सोचो सोचो, यहां पर फोर्स F1 आपने अप्लाई किया, ये फोर्स यहां, यहां और यहां अलग अलग वैल्यू के साथ जाएगा। जो आपके दिमाग में आ रहा है कि जो बहुत बड़ा होगा वहां बहुत ज्यादा, वो प्रेशर नहीं वो फोर्स है, वो प्रेशर नहीं है वो फोर्स है। आप सोचो ना, वो प्रेशर नहीं है वो फोर्स है। एक एक्टिविटी आप करके देखो ना घर पे, एक पुराना सा बॉक्स, एक पुराना सा प्लास्टिक बॉक्स या कंटेनर होगा, पुराना सा प्लास्टिक बॉक्स या कंटेनर होगा, है ना। आपके पास घर पर एक पुराना, नया नहीं लेना मम्मी मारेगी, पुराना सा या बड़ा सा एक कंटेनर, टैंक टाइप का, छोटा मोटा ऐसा ड्रम, इस टाइप का कुछ होगा। तो लिक्विड फिल करेंगे, लिक्विड फिल अप करेंगे और लिक्विड फिल करने के बाद आप लोग ये वाली चीज देखोगे कि यहां पर अगर हम लोग एक छोटा सा बारीक सा ऐसा पिन कर देते हैं तो यहां से लिक्विड ऐसा जाता है। लेकिन अगर हम इसके, ये प्रेशर की वजह से, ये देखो प्रेशर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, प्रेशर ज्यादा नहीं है फोर्स ज्यादा है भाई। अगर हम यहां पर इतना छोटा होल ना करते हुए अगर मैं थोड़ा बड़ा सा होल कर देता तो लिक्विड ऐसे निकलता। पहली केस में लिक्विड ऐसे निकला, ज्यादा दूर तक गया, दूसरी केस में प्रेशर, ये प्रेशर नहीं बदला, ये बदला फोर्स, फोर्स बदलेगा तो प्रेशर की वैल्यू बदल जाती है।
बदला तो प्रेशर की वैल्यू बदल गई। अब बोलोगे यहां भी तो फोर्स बदला तो प्रेशर की वैल्यू बदलनी चाहिए। नहीं माय फ्रेंड, यहां ऐसा क्यों नहीं हो रहा? यहां क्यों हो रहा है? देखो यहां इसलिए ऐसे नहीं हो रहा क्योंकि यहां पे फोर्स की वैल्यू ज्यादा, एरिया की वैल्यू कम है। और जितना इन दोनों का रेशो है उतना ही ये वाला, उतना ही ये वाला और उतना ही ये वाला भी है। ये वाली चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये चीज यहां पर, और फोर्स अपॉन एरिया का रेशियो मतलब ही प्रेशर, इसी को हम प्रेशर बोलते हैं। सवाल एक और आया दिमाग में, कैसे कैसे हो रहा, और डिटेल एक्सप्लेनेशन ले ले और अच्छे से समझ लो। देखो यहां पर मान लो 4 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है और एरिया मान लो 8 मीटर स्क्वायर है। तो आप सोचो F1 अपॉन A1 की वैल्यू कितनी हो गई? F1 अपॉन A1 की वैल्यू हो गई 4 अपॉन 8 यानी कि 1 अपॉन 2। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर एरिया छोटा हो गया, थोड़ा कम हो गया। मैं बता देता हूं यहां पे कि ये हो गया मान लो 4 मीटर स्क्वायर। तो यहां का जो फोर्स है वो 2 न्यूटन हो जाता है। यानी कि अब बोलो 2 अपॉन 4 वैल्यू कितनी आई? 1 अपॉन। तीसरी केस में, इस केस में इससे ज्यादा एरिया है, यानी कि एरिया अगर मान लो यहां पे 16 हो जाता है, 16 मीटर स्क्वायर, तो यहां पर का जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 8 न्यूटन। यानी कि फिर से 8 अपॉन 16 कितना हुआ? 1 अपॉन 2। यहां पर एरिया और बढ़ गया, तो यहां पर मैं मान लो बोलता हूं 16 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 32 मीटर स्क्वायर। यानी कि फिर एक बार 16 अपॉन 32 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। रेशियो अभी भी सेम है। ये वाली बात आपको समझ में आई क्या? पास्कल यही कहता है कि फोर्स अपॉन एरिया का प्रोपोर्शनल चेंज होता है। वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्रोपोर्शनल चेंज, यानी कि जितने प्रोपोर्शन में एरिया बदलता है उतने ही प्रोपोर्शन में एरिया के साथ साथ फोर्स भी बदलता है। इसीलिए उन दोनों का फोर्स अपॉन एरिया का जो रेशियो है वो एक जैसा होता है, और फोर्स अपॉन एरिया के रेशियो को ही हम लोग प्रेशर बोलते हैं। पास्कल यही कह रहा है कि प्रेशर सब जगह पे अनडिमिनिश्ड जाता है। इट कंटिन्यूज टू ट्रांसमिट इन द लिक्विड अनडिमिनिश्ड टू द एवरी पॉइंट, and that is why to the wall of vessel। क्या आप लोगों को पास्कल्स लॉ बहुत अच्छे से समझ में आया? ये बहुत इजी और बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो भी सीखा वो आप लोगों को होपफुली बिल्कुल अच्छे से पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मैं आज भी यही कहूंगा कि बचाओ एजुटेक आपकी जेडब्ल्यू और एनडब्ल्यू की केयर करता रहेगा। आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और बहुत सारा डिटेल में इस नॉलेज को आप लोग अलग अलग पब्लिकेशंस में पढ़ेंगे। हम आपको बहुत सारे पब्लिकेशंस को क्लब करके सारा नॉलेज आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आएंगे। बचाओ एजुटेक इस ऐप को लाइक करें, शेयर करें, इसका रेटिंग आप जरूर हमें रेट करें। और अगर आप लोगों को ये लेक्चर्स में कोई डिफिकल्टी आती है या अगर आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आपको वो नहीं आता है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। मैं रवि भाटी सर आप लोगों को यहाँ पर लेक्चर को जो है स्टॉप करता हूँ। कल एक बार फिर मिलेंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।